हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज की क्लास में। और आज हम पढ़ने वाले हैं आपके पॉलिटिकल साइंस का 20 चैप्टर, जिसका नाम है दोस्तों क्षेत्रवाद और क्षेत्रीय दल। और दोस्तों ये आपके पब्लिक एग्जाम में आने वाले चैप्टर हैं और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। चलिए दोस्तों क्लास में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, तो समझते हैं क्षेत्रवाद और क्षेत्रीय दल को, ठीक है। तो पहले समझते हैं इसकी प्रस्तावना। देखिए भाई, भारत एक विविधता वाला देश है ना। भारत क्या है? एक विविधता वाला देश है। इसके अंदर सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं ना, भिन्न भिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं कि नहीं रहते हैं। जैसे कि भाषा, संस्कृति, भौगोलिक स्थिति, परंपराएं, यहाँ पे सभी लोगों के परंपराएं, धार्मिक, सांस्कृतिक, ये सब चीजें अलग अलग होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल। अब देखिए, इन्हीं विविधताओं के कारण भारत की राजनीति में क्षेत्रवाद और क्षेत्रीय दल का विकास हुआ। क्या हुआ? क्षेत्रीय दल का विकास हुआ। जैसे कि आपको मैं बताता हूं, जैसे कि हमारी बीजेपी है, इन्हें हिंदुत्व पार्टी कहा जाता है क्योंकि ये हिंदू के संरक्षक माने जाते हैं। राम मंदिर जैसे विवादों को भी इन्होंने सुलझाया, बहुत सारी चीजें करी, ठीक है। तो ये एक हिंदुत्व पार्टी कहते हैं। उसी तरीके से बीएसपी, बीएसपी क्या है? बहुजन समाज पार्टी, ठीक है हमारा, जो कि एक दलितों की समाज, दलितों के लिए और अल्पसंख्यकों के लिए ये पार्टी आई थी। तो ऐसे बहुत सारे पार्टी है, जैसे कि पीछे तमिलनाडु में डीएमके पार्टी है। बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो कि क्षेत्रवाद और क्षेत्रीय दल कहलाते हैं, ठीक है भाई। चले आगे चलते हैं। तो देखिए भाई, आगे क्या है? क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद किसे कहते हैं, है ना? क्या क्षेत्रवाद किसे कहते हैं? तो बड़ा ध्यान से समझना भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रवाद का मतलब है किसी विशेष क्षेत्र, राज्य या समुदाय के प्रति, क्या बोला? किसी विशेष, यानी किसी पर्टिकुलर स्टेट या रीजन में, ठीक है, किसी विशेष क्षेत्र, राज्य या समुदाय के प्रति अधिक लगाव और निष्ठा। क्या? अधिक लगाव और निष्ठा, ठीक है, जो कभी कभी राष्ट्रीय हित से ऊपर हो जाती है, ठीक है ना। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं? क्षेत्रवाद कहते हैं। क्षेत्रवाद मतलब समझ रहे हो? अपने उस क्षेत्र से बहुत ज्यादा लगाव हो जाना, प्रेम हो जाना, और उससे ऊपर किसी को ना समझना, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं? क्षेत्रवाद। ये देख रहे हो यहाँ पे, अधिक लगाव और निष्ठा, ठीक है। आगे देखिए क्या है? क्षेत्रवाद के दो अर्थ होते हैं। क्या होते हैं? होता है सकारात्मक और एक होता है नकारात्मक। दो अर्थ होंगे, एक होगा सकारात्मक और एक होगा आपका नकारात्मक, ठीक है भाई। देखो पहले सकारात्मक अर्थ समझते हैं। देखिए, अपने क्षेत्र या भाषा या सांस्कृतिक और परंपराओं से प्रेम, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? सकारात्मक अर्थ। कि भैया हमें अपने क्षेत्र, भाषा, सांस्कृतिक और परंपरा से क्या है? हमें प्रेम है, तो ये हो गया सकारात्मक बात, ठीक है। अपनी पहचान बनाए रखने की भावना, ये भी होगी सकारात्मक बात। लोकतंत्र में स्वीकार, जैसे मान लो हम बिहार के हैं तो हम बिहारी लैंग्वेज बोल रहे हैं, ठीक है, उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। कोई यूपी का है, वो यूपी के लैंग्वेज बोल रहा है, उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। कोई नेपाल से तो नेपाल का है, जैसे मर्जी जिसका क्षेत्र जो है वो अपने क्षेत्र को बनाए रखना चाह रहा है, तो वो सकारात्मक बात है, ठीक है। उदाहरण के लिए भाषा, संस्कृति के संरक्षण के लिए भी आंदोलन कर सकते हैं। जैसे मान लो कि अब मान लो जैसे कि कोई भोजपुरी भाषा को खत्म करना चाहे, या पंजाबी भाषा को खत्म कराना चाहे, या हरियाणवी भाषा को खत्म करना चाहे, तो ऐसे में तो लोग क्या करेंगे? उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, आंदोलन करेंगे अपनी संस्कृति के लिए, अपनी भाषा के लिए, अपने कल्चर के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि नेगेटिव अर्थ क्या होता है, ठीक है ना। क्षेत्रवाद का नेगेटिव इंपैक्ट यानी अर्थ क्या होता है? देखिए, अपने क्षेत्र को देश से ऊपर मानना, ये क्या है? गलत बात है। क्योंकि भाई देखो, अब यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा या चाहे त्रिपुरा, चाहे कोई सा भी राज्य हो भारत का, अगर वो भारत से अपने आप को ऊपर समझने लग गया तो ये चीज क्या है? गलत है। क्योंकि भाई जहां तुम रहते, अब मान लो तुम ही हो, अब तुम्हारे माता पिता है और तुम अपने आप को अपने माता पिता से ज्यादा समझने लग जाओगे, तो ये तो गलत चीज है ना। तो उसी तरीके से, ठीक है। आगे, राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा होता है और अलगाव की मांग होती है। अलगाव मतलब क्या होता है? कि भारत से अलग होने की, यही तो मांग होता है। जब आप अपने आप को अपने घर वालों से ज्यादा ऊपर समझोगे, या कोई भी ऐसा व्यक्ति समझता है, तो अलग होने की कोशिश करता है, हमेशा घर से अलग भाग जाने की कोशिश करता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो इसी तरीके से राज्य के अंदर समझने की कोशिश करो कि देश क्या है, इनके माँ बाप हैं और राज्य इनके बच्चे हैं, और ये कभी कभी अलग होने की मांग करते हैं, जिसे हम अलगाववाद कहते हैं। तो ये नेगेटिव बातें होती है। अब आगे क्या है? उदाहरण, अलग राज्य या देश की मांग करते हैं, ठीक है ना, अलगाववाद, अलगाववाद, ठीक है। अब चलते हैं आगे। देखिए भाई, आगे आपका क्षेत्रवाद के विभिन्न रूप हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? अलग अलग रूप हो सकते हैं क्षेत्रवाद के, समझेंगे। भारत में क्षेत्रवाद कई रूपों में देखने को मिलता है, अलग अलग रूपों में देखने को मिलेगा, भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, कई सारे, ठीक है। समझना है ध्यान से। देखो पहले समझते हैं, राज्य स्वायत्तता की मांग करता है। मांग, राज्य स्वायत्तता की मांग क्या कहता है? आपको पता है कि राज्यों को केंद्र से कम शक्ति दी गई है, दी गई है ना, हमने पढ़ रखा है पहले से। तो राज्य
जगह जगह पर केंद्र मतलब उसे कोई भी जरूरत होती है, चाहे किसी भी वित्तीय बिल की या चाहे किसी भी चीज की, तो उसे केंद्र के ऊपर निर्भर रहना होता है। तो इसलिए राज्य हमेशा क्या करता है, अधिक मांग करता है, अधिक स्वतंत्रता की मांग करता है। ठीक है, अब देखो कैसे, राज्य द्वारा केंद्र से अधिक अधिकार मांगना और संघीय व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा, क्योंकि आपको पता है समवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची, तो संघीय व्यवस्था से जुड़े हुए मामलों में भी इसको कुछ अधिकार चाहिए, इसलिए मांग करता है। अब आए क्या, संघ से अलग होने की मांग। और दोस्तों मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ध्यान से सुनिए कि भाई सारे चैप्टर पढ़ा रखे हैं, आप जाके ध्यान से देखना है उन वीडियोस को भी, तो आपको बहुत क्लियर कट समझ में आएगा। चैप्टर पहले से समझा रखा है आपको, ठीक है, तो बहुत ज्यादा ध्यान देना है। सब कड़ी से कड़ी जुड़ती है, सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ते हैं तो मैं अच्छा समझ में आता है ना। तो इसी तरीके से आप जाके सारी वीडियोस देखना। आप चैनल पर नए हो, आपने नहीं देखा है तो जरूर देखना, ठीक है, आपको रिकमेंड करता हूँ, बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, अब देखिए क्या है, संघ से अलग होने की मांग। अब संघ से अलग होने की मांग क्या होता है, सबसे खतरनाक रूप होता है इनका अलगाव, मतलब क्षेत्रवाद का संघ से अलग होना है, मतलब कि राज्य ना होकर वो राज्य से अलग होना चाहेगा, अपने आप को स्वतंत्र करने की कोशिश करेगा, एक अलग देश या अलग क्षेत्र बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, जैसे कि मानो यहाँ पर खालिस्तान, नागालैंड, और ये क्या है, क्या है ये आपका बोडोलैंड, और क्या ये गोरखालैंड, ये सब भारत में ही है। और ये लोग क्या करते हैं, आंदोलन कर रहे हैं अलग होने की। ठीक है ना, तो ये एक बहुत खतरनाक चीज होती है भारत के लिए। अब आगे क्या है, भाषा आधारित क्षेत्रवाद। ठीक है, जैसे कि मान लो अभी जो आंध्र प्रदेश, मद्रास या तमिलनाडु, ये जो सारे थे, ये भाषा के आधार पर क्या हुआ था, चेंज हो गया था। क्या हुआ था दोस्तों, भाषा के आधार पर चेंज हो गया था। आपको आगे पढ़ने को मिलेगा ये भी। ठीक है, देखिए, किसी एक भाषा को प्राथमिकता, सरकारी भाषा को लेकर विरोध, जैसे कि हिंदी का विरोध किया जाता है दक्षिणी राज्यों में, है ना, हिंदी का, क्योंकि वहां पर कन्नड़, तेलुगु, ये सब भाषा है, तो हिंदी का विरोध करते हैं अक्सर लोग। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए, उदाहरण से तमिलनाडु में हिंदी का विरोध किया जाता है। ठीक है, आगे है संसाधनों को लेकर विवाद। देखिए, नदी जल विवाद है ना, अभी भी क्षेत्रवाद होता है, नदी जल विवाद, पानी को हो गया है तमिलनाडु, और हमने किसका, केरल कर्नाटक का देखा था शायद, कि वो पानी को लेकर इनके बीच में विवाद रहता है। फिर नौकरियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देना, जैसे कि मान लो अब दिल्ली में लोग रहते हैं, दिल्ली में तो हर जगह से लोग आते हैं, लेकिन मान लो जैसे कि यूपी की है, तो यूपी से मान लो कि 4 जगहों से लोग आ रहे हैं, ठीक है ना, वो नौकरी लेने आ रहे हैं। ठीक है, कोई भी नौकरी लेने आ रहे हैं 4 जगहों से। ठीक है, अब पहले किसको दी जाएगी, पहले जो यूपी के लोग होंगे उनको नौकरी दी जाएगी ना, तो ऐसी प्राथमिकता ये भी होती है क्षेत्रवाद के अंदर। ठीक है, उदाहरण कर्नाटक, आंध्र प्रदेश की समस्या, ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। ये क्या हमारा क्षेत्रवाद है, क्या है ये, क्षेत्रवाद। ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, भिन्न भिन्न क्षेत्रवाद है। फिर उसके बाद भारत में क्षेत्रवाद का विकास कैसे हुआ, आप देखते हैं, समझेंगे। भारत में क्षेत्रवाद का विकास, देखिए, स्वतंत्रता से पहले ब्रिटिश सरकार ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी, है ना, हिंदू और मुसलमानों के बीच में क्या करा था इन्होंने, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी, दोनों को लड़ा के खुद सत्ता का मजे लेता था। ठीक है, ये चीज करता था। फिर उसके बाद है क्षेत्रीय भावनाओं को बढ़ावा दिया गया। उसके बाद देखिए स्वतंत्रता के बाद की कहानी, संविधान निर्माताओं ने एकीकृत न्याय व्यवस्था बनाई, अखिल भारतीय सेवा, जिसे हम कहते हैं नहीं, अखिल भारतीय सेवा जो यूपीएससी वगैरह है उसके अंदर जो एग्जाम कराता है। फिर अब मजबूत केंद्र सरकार बनाई गई। फिर भी भारत जैसे बड़े देश में सांस्कृतिक क्षेत्रवाद उभरता है, क्योंकि इतना ज्यादा पॉपुलेशन है, कहाँ तक लोग रोकेंगे, है ना, कहाँ तक चीजें होगी, कहीं ना कहीं लोगों के बीच में क्या होगा, टकराव हो ही जाएगा किसी न किसी चीज को लेकर। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, भाषा को लेकर, संस्कृति को लेकर, कोई परंपरा को लेकर, या किसी भी चीज को लेकर एक दूसरे में मतभेद हो ही जाते हैं, तो इससे क्या होता है, क्षेत्रवाद पैदा होता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखिए, 1960 के बाद तमिलनाडु में डीएमके की सफलता, पंजाब में अकाली दल आंदोलन, ठीक है, और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, सब क्या है, क्षेत्रीय पार्टी है, क्या है, ये सब क्षेत्रीय दल है, क्षेत्रीय पार्टी है। ठीक है, उसके बाद 1947 से 1967 तक कांग्रेस का वर्चस्व रहा, लेकिन बाद में क्षेत्रीय दल मजबूत होने लगे। ठीक है ना, 1967 तक तो केंद्र में भी थी और बाकी सभी राज्य में कांग्रेस थी, लेकिन धीरे धीरे क्षेत्रों की जो क्षेत्र पार्टी थी, क्षेत्रीय दल थे, वो भी उनका भी विकास होने लग गया और मजबूत होने लगे। ठीक है, सर डीएमके, अकाली दल पंजाब के अंदर, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये सारे पार्टी के नाम थे। अब आगे चलते देखेंगे। देखो भाई, क्षेत्रवाद की वृद्धि के कारण, मतलब क्षेत्रवाद इतना क्यों बढ़ा, इसके मुख्य कारण क्या है, ठीक है, समझना। क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे भी आ सकता है कि क्षेत्रवाद के मुख्य कारण बताइए, क्षेत्रवाद क्या होता है, कुछ भी ऐसे आ सकता है, तो बहुत ध्यान समझना। देखिए, मुख्य कारण क्या है इसका, केंद्र द्वारा एक भाषा संस्कृति थोपने का प्रयास, क्योंकि केंद्र ने हिंदी भाषा को राज्य भाषा बनाने की कोशिश करी है। ठीक है, अभी राष्ट्रीय भाषा मतलब राष्ट्रीय भाषा है, राज्य भाषा मतलब हिंदी के साथ साथ वो अपनी एक भाषा सुनेगा,
ठीक है, और एक इंग्लिश भाषा रहेगी अपने, मतलब इसमें कहा गया है केंद्र के द्वारा। ठीक है, फिर है क्षेत्रीय क्षेत्रों की उपेक्षा और असमान विकास, फिर प्रशासनिक व राजनीतिक शक्ति का केंद्रीकरण, ये सारी चीजें हैं। क्षेत्रीय नेताओं की सत्ता की महत्वाकांक्षा, आधुनिकरण और क्या लिखा है, जन सहभागिता, पिछड़े क्षेत्रों में बढ़ती राजनीतिक जागरूकता। समझ रहे हो, पहला तो यही कारण है कि भाषा संस्कृति थोपने का प्रयास करती है, इसलिए क्षेत्रवाद उदय होता है। फिर क्षेत्रों की उपेक्षा और असमान विकास, है ना। आप देखोगे कि सबसे ज्यादा बिहार इतना पिछड़ा हुआ क्यों है। बिहार, अगर हम किसी गरीब राज्य का दिमाग में नाम आता है ना, तो बिहार का नाम क्यों आता है, क्योंकि वहां पर सही तरीके से विकास नहीं किया गया है। ठीक है ना, तो ये भी केंद्र की एक गलती है या फिर बोल दो कि कमी है। ठीक है, जिसकी वजह से क्षेत्रवाद उभरता है। फिर उसके बाद है प्रशासनिक व राजनीतिक शक्ति का केंद्रीकरण। आपको पता है कि प्रशासनिक और राजनीतिक शक्ति किसको ज्यादा दी गई है, केंद्र को, और राज्य को कम शक्तियां दी गई है। ठीक है ना। उसके बाद क्षेत्रीय नेताओं की सत्ता की महत्वाकांक्षा, ठीक है, ताकि उनकी महत्वाकांक्षा भी होनी चाहिए कुछ, इसलिए भी उभर के आती है। आधुनिकीकरण और जन सहभागिता। अब क्षेत्रवाद से क्या होता है, जो समस्या क्षेत्र में चल रही होती है ना, उससे वो दूर होती है। मांग चलती है कि हमारे यहाँ पे सड़कें नहीं बनी, हमारे यहाँ पर ये नहीं बना, हमारे यहाँ पे वो नहीं है, ठीक है, हमारे यहाँ पे सेफ्टी नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आती है। फिर है पिछड़े क्षेत्रों में बढ़ती राजनीतिक जागरूकता। इसके कारण क्या होता है, राजनीतिक भी बढ़ जाती है। जो पिछड़े क्षेत्र होते हैं, है ना, तो वहां पे भी राजनीति के बारे में लोगों को पता चलता है, वोट डालते हैं, सरकार चुनते हैं, विकास होता है। ठीक है, तो ये सारे कारण होते हैं क्षेत्रवाद के। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्षेत्र दलों की क्या भूमिका होती है, देखिए पहले क्षेत्र दल क्या है समझते हैं। देखिए, वह राजनीतिक दल जो सीमित भौगोलिक क्षेत्र में कार्य करते हैं। जैसे मान लो कि जैसे मान लो मैं जब बोलता हूँ कि अगर हम कहीं दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली का, ठीक है, तो दिल्ली एक सीमित क्षेत्र है, पूरे में नहीं, सिर्फ दिल्ली की बात करके। ठीक है, वैसे ये केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन जैसे यूपी की बात करें तो यूपी में कोई होता है क्षेत्रवाद। ठीक है, या अपने कोई एक पूरा इलाका यूपी के अंदर, मान लो जैसे लखनऊ है, राजधानी है, तो लखनऊ में मान लो कोई क्षेत्रीय आकांक्षा उभर के आ रही है या क्षेत्रीयवाद आ रही है। ठीक है, तो सीमित भौगोलिक क्षेत्र में कार्य करते हैं, राज्य या क्षेत्रीय हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए, प्रमुख क्षेत्रीय दल के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, तो तमिलनाडु के अंदर दो प्रमुख क्षेत्रीय संगठन है, एक है डीएमके और एक है AIADMK। ठीक है, और पंजाब में अकाली दल है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम है। ठीक है, क्षेत्रीय पार्टी, क्षेत्रीय दल है ये। ठीक है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस आपका जम्मू कश्मीर में है, और असम गण परिषद ये कहां पर है, असम में। मुख्य कुछ क्षेत्रीय पार्टीज हैं। ठीक है, ध्यान रखना इन नामों को। उसके बाद इनकी भूमिका क्या होती है, ध्यान से, राज्यों में सरकार बनाने का काम करते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करना इनका काम होता है। ठीक है, गठबंधन सरकारों में सहयोग करते हैं। कहीं पे किसी की सीट कम है तो ये जाके उनके साथ गठबंधन कर लेते हैं, उनको सीट पूरी मिल जाती है और वो सरकार बना लेते हैं। ठीक है, फिर संसद में क्षेत्रीय मुद्दे उठाना, जनता में राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना। ठीक है, फिर ये सारे इनके क्या रहते हैं, भूमिका, ये सब काम करते हैं लोग। उसके बाद 1967 के बाद कई राज्यों में क्षेत्रीय दल सत्ता में आए, क्योंकि उसके बाद कांग्रेस जो है कमजोर पड़ने लग गई थी। ठीक है, इसके बाद क्षेत्रीय दलों का उदय भी हुआ और क्षेत्रीय दल सत्ता में भी आने लग गई धीरे धीरे करके। ठीक है, अब चलते आगे। 1969 में डीएमके ने केंद्र सरकार को समर्थन दिया। ठीक है ना, डीएमके ने क्या करा, केंद्र सरकार को समर्थन दिया, मतलब गठबंधन किया उसके साथ। ठीक है, अब आगे देखिए भाई, क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक करने के उपाय। देखिए, समाधान क्या, मतलब जो क्षेत्रीय असंतुलन होता है उसको कैसे, मतलब बैलेंस कैसे किया जाता है, इसकी बात करें। देखो, पिछड़े क्षेत्रों का समान विकास, केंद्रों का राज्यों में सीमित हस्तक्षेप, है ना, केंद्र राज्य के अंदर थोड़ा कम ही हस्तक्षेप करे, उनको उनका काम करने दे। समस्याओं का शांतिपूर्ण व संवैधानिक रूप से समाधान किया जाए, बातचीत के माध्यम से हल कर। ठीक है, क्षेत्रीय मुद्दों का राजनीतिक दुरुपयोग रोकना। ठीक है ना, क्षेत्रीय मुद्दों का राजनीतिक दुरुपयोग करना रोकना, केंद्र राज्य संबंधों में सुधार करना। ठीक है ना, तो ये इसके साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अब देखते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि हमने क्या सीखा। देखो भाई, आपने क्या सीखा इसमें। देखो, क्षेत्रवाद एक राजनीतिक समस्या भी है और सामाजिक वास्तविकता भी है। ठीक है ना, राजनीतिक समस्या है लेकिन ये सामाजिक वास्तविकता भी है, क्योंकि समाज के अंदर क्षेत्रवाद तो उत्पन्न होगा ही, क्योंकि लोगों की भाषा, संस्कृति, परंपरा सब अलग अलग है। ठीक है, कहीं विकास ज्यादा है, कहीं विकास कम है। ठीक है, ठीक है, और सकारात्मक क्षेत्रवाद लोकतंत्र को मजबूत करता है और नकारात्मक क्षेत्रवाद राष्ट्रीय एकता को खतरा करता है ना। ठीक है, खतरा देता है। उसके बाद है, क्षेत्रीय दलों ने भारतीय राजनीति को अधिक सहभागी बनाया है। ठीक है ना,
तो ये चीज हमारा क्या है, पूरा क्षेत्रवाद चैप्टर था दोस्तों। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने पढ़ाए इस वीडियो के अंदर और बाकी सारे चैप्टर मैंने इसी तरीके से पढ़ा रखे हैं। आप जाके जरूर देखना, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। और दोस्तों पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है पॉलिटिकल साइंस की, जाकर देखना। अगर आपके पास हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो हिस्ट्री के ही बने हुए, उसे भी जाकर देख लेना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।